नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे प्राचीन इतिहास की, जिसमें हम बात करने वाले हैं दो वंशों का जिक्र करेंगे, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन दो वंशों का जिक्र करेंगे। इससे पहले मैंने हर्यक वंश की बात की थी, उसमें मैंने हर्यक वंश के बारे में बताया था। तो उसी श्रृंखला का अगला वीडियो है जिसमें हम इन दो वंशों की बात करेंगे। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी, वैसे बनाने को तो दो टॉपिक है जिनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मैं चूंकि पहले जो बनाऊंगा वो मैं आपको जैन और बौद्ध धर्म बता दूंगा। इसके बाद हम विदेशी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। ईरान का हाक्कामनी आक्रमण हो, उसके बाद चाहे वो सिकंदर का आक्रमण हो, उसका हम जिक्र नेक्स्ट दो उसके बाद करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म की। इसके बाद हम इसके आगे की श्रृंखला को शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इसके बाद विदेशी आक्रांताओं ने जो जो आक्रमण किए उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम मौर्य वंश पर सीधे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी जैन बौद्ध, उसके बाद हम मौर्य वंश पे, विदेशी आक्रमण, उसके बाद मौर्य वंश पे आएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है खास। शिशुनाग वंश और नंद वंश, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आते, लेकिन एक दो प्रश्न इससे कभी कदार पूछ ले जाते हैं। कौन प्रथम शासक था, कौन अंतिम शासक था, कौन क्या कैसे था, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। शिशुनाग वंश, ड्यूरेशन 412 से 344 बीसी के बीच में। स्थापना इसकी की थी शिशुनाग ने। और बात करेंगे तो इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है कौन? शिशुनाग बनाता है। और इसने अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती को क्या किया? अवध में मिला लिया। अब अवंती को मगध में मिला लिया, लेकिन अवंती को जब मगध में मिलाया उस समय अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया था। तो वत्स पर अधिकार अवंती ने कर लिया था, तो दोनों वंश एक साथ आ गए। अर्थात जब अवंती पर अधिकार किया तो वत्स को तो अवंती ने मिला ही लिया था, तो अवंती को मिलाया तो पूरा का पूरा मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। तो अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो शिशुनाग ने मिलाया, याद रखिएगा। इसके बाद का शासक है कालाशोक या काकवर्ड भी इसको बोलते हैं। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसने जो शिशुनाग ने राजधानी वैशाली बनाई थी उसे उठा करके फिर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। इसने पाटलिपुत्र से वैशाली की थी, इसने फिर वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति भी आयोजित की जाती है। जब लास्ट चैप्टर में हम आपको सभी बौद्ध संगीतियों को एक साथ बता देंगे। बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है, तो बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है वैशाली में। इसकी अध्यक्षता साबक मीर करते हैं। 383 बीसी में आयोजित की जाती है, याद रखिएगा। वैशाली में 383 बीसी में ये आयोजित की गई। इसी जब ये बौद्ध संगीति हो रही थी, इसी काल में देखेंगे तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। दो संप्रदायों में बटा। आगे हम बौद्ध धर्म में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दो संप्रदाय कौन कौन से थे? एक था स्थविर, दूसरा था महासांघिक। दो संप्रदायों में बौद्ध संप्रदाय जो था वो दो भागों में बट गया। तो दो भागों में जब बट गया तो ये किस बौद्ध संगीति में था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में था। इसके बाद हम बात करेंगे तो कालाशोक के करीब 10 पुत्र होते हैं। 10 पुत्र मिला करके कुल 22 वर्ष तक शासन करते हैं। तो 22 वर्ष तक शासन करते हैं। उसका अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन है। नंदीवर्धन कौन है? अंतिम शासक है। बाकी आप 10 पुत्रों का नाम क्या करेंगे जान के कोई मतलब नहीं है। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन है। तो नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद, कहते हैं अपनी राजधानी के पास घूम रहा था, किसी ने छुरा मार दिया तो ये मर गया। तो कहते हैं कि शायद ये महापद्म नंद ही था। कौन था? किसी ने देखा तो था नहीं, तो लेकिन कहा जाता है कि महापद्म नंद ही था। अंतिम शासक की हत्या करके महापद्म नंद बना और उसने नंद वंश की स्थापना की। 344 से 322 बीसी के बीच में इसका ड्यूरेशन है नंद वंश का। इसका संस्थापक महापद्म नंद था। इसकी बहुत उपाधियां हैं। अब आइए देख लेते हैं, परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे। एक तो इसको बोलते हैं शूद्रा गर्भोद्भव। तो पुराणों के अनुसार अर्थात शूद्र में जन्म लेने वाला इसको बोला गया। क्या बोला गया? शूद्रा गर्भोद्भव। तो दूसरा इसको उग्रसेन भी बोलते हैं। उग्रसेन, उग्र मतलब कि अगर जो माता क्षत्रिय है, अगर पिता शूद्र है, तो उस जाति को उग्र बोलते थे, उसी के नाम से रखा गया। इनको इसको उग्रसेन भी कहते हैं। इसको सर्वक्षत्रांतक की भी उपाधि धारण की थी। सर्वक्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, तो क्षत्रियों का नाश करने वाला। द्वितीय परशुराम या भार्गव की भी उपाधि इसको दी जाती है। इसने उपाधि एक राट एवं एक छत्र की भी धारण की। एक राट एवं एक छत्र की भी उपाधि धारण की। तो एक राट एक छत्र मतलब पूरी पृथ्वी पर एक छत्र छाया के अधीन शासन करने वाला। एक राट की उपाधि, एक छत्र की उपाधि भी किसने धारण की थी? महापद्म नंद ने धारण की थी। अब महापद्म नंद को मिला करके नंद वंश में देखें तो नवनंद का जिक्र आता है। कुल राजाओं की संख्या 9 है। एक महापद्म नंद है, उसके 9 पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं, तो टोटल 9 हो गए। तो 9 नंद राजा थे।
इसमें एक राजा एवं 8 उसकी संतानें थी। 8 संतानों का नाम जानना नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पांडुक है, पांडुगति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, गौविष्णक है, दास सिद्धक है, कैवर्त है और घनानंद है। तो घनानंद अंतिम शासक है, इसी के बारे में थोड़ी चीज जाननी, क्योंकि यही परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं घनानंद से। तो बाकी को आप मत याद रखिएगा, इन सबको कोई मतलब नहीं याद करना, कोई परीक्षा में आएगा भी नहीं। तो लेकिन हैं 8 के नाम, तो उनका इतिहास के क्रम में थोड़ा सा देख लेंगे तो पढ़ने में थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो घनानंद की बात करेंगे तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर के समकालीन था। इसी के काल में सिकंदर देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के आसपास सिकंदर के आक्रमण यहाँ पर होते हैं। वहाँ पे पोरस का युद्ध, अभी जब सिकंदर बात करेंगे तो पोरस वगैरह का जिक्र आएगा, देखेंगे कि कौन हाथी से बात कर रहा है, कौन झेलम तक आ गया, कौन कैसे कैसे वार वगैरह कर रहा है, कौन घोड़े पे चढ़ के आया, कौन दक्षिण से वार करेगा, कौन उत्तर से आएगा, सब पूरा जिक्र हम उसमें आपको बताएंगे जब हम सिकंदर की बात करेंगे। अग्रमीज बात करेंगे तो यूनानी लेखों के द्वारा इसको अग्रमीज भी बोला गया है। और दीप वंश के अनुसार 80 करोड़ धनराशि इसने एक गंगा नदी में कहते हैं गुफा में इसने छिपा कर पैसे का बड़ा टैक्स लगा के जनता से खूब धन इसने वसूल किया। कहते हैं इसने पेड़ों की छाल पे भी टैक्स लगा दिया, जानवरों पे टैक्स, हर जगह पे टैक्स लगा दिया, बहुत टैक्स इसने लगाया। टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया कि जनता में भी, सीधी बात है, जब बहुत टैक्स लगाओगे तो जनता में भी क्या होगा कि असंतोष फैलेगा। तो इसके काल में फैलेगा। इसके काल में मैंने बताया ना, घनानंद में 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अब चूंकि 80 करोड़ धनराशि इसने गुफा में छुपा भी रखी थी, खूब टैक्स भी इसने लगा रखे थे, तो जनता में असंतोष हुआ और जनता में असंतोष का फायदा घनानंद ने उठाया, चाणक्य ने उठाया। चाणक्य को इससे पहले घनानंद ने अपनी कह सकते हैं सभा से बेइज्जत करके निकाल दिया था। तो इसने भी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी। तो चाणक्य की नहीं, पूरा प्लान चाणक्य का ही था। चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो कह सकते हैं कि चाणक्य ने हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन सहायता जो रणनीति थी वो चाणक्य की थी। घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहीं से घनानंद जो होगा वो अंत होगा और एक नया जो है कह सकते हैं एक वंश बनेगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की हो, बिंदुसार की हो, चाहे वो अशोक की हो और बृहद्रथ की, सबकी चर्चा हम आगे बताएंगे, आपको करेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जैन धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें तो नहीं है और बहुत ज़्यादा डिटेल वैसे इतिहास में मिलेगा भी नहीं इससे रिलेटेड। जितनी जरूरत की चीज़ें थी वो मैंने बता दिया, शिशुनाग वंश हो और चाहे नंद वंश हो। परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे इन्हीं में से आएंगे, इनको पढ़ लीजिए। आप चाहे किसी भी लेवल की परीक्षा दे, लगभग सब प्रश्न इसी से ही मिल जाएंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।